नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीजी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। 1 घंटे में हम आपको बताएंगे कि आज की बड़ी खबर पीएम मोदी के काशी दौरे से जुड़ी हुई है। आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचने वाले हैं, लिहाजा तमाम तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जब भी काशी पहुंचते हैं तो उनका दौरा खास होता है, मगर आज बेहद खास है, बताएंगे आपको विस्तार से। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल के फाइनल मुकाबले से जुड़ी हुई है। बुधवार को फाइनल फाइट होनी है। मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग की क्या है तैयारियां, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से जुड़ी हुई है। आपको संभल कर रहना है। इस बीच कहां कहां मौसम बार बार करवट ले रहा है, ये जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। उधर गुजरात निकाय चुनाव पर भी हमारी नजर बनी हुई है। गुजरात में काउंटिंग चल रही है। गुजरात में निकाय का रण दिलचस्प हो चला है, इस पर भी बात होगी। एक खबर पीएम मोदी के सिक्किम दौरे से जुड़ी हुई भी है, तो हर खबर पर होगी विस्तार से बात, मगर सबसे पहले अभी तक की हेडलाइंस। सिक्किम की स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। पालजोर स्टेडियम में देखे सांस्कृतिक कार्यक्रम। करोड़ों रुपए के कई प्रोजेक्ट की शुरुआत। पीएम मोदी ने सिक्किम को बताया पूर्व का स्वर्ग। आज शाम 5 बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नारी शक्ति से करेंगे संवाद। लगभग 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा। अहमदाबाद समेत 6 सीटों पर खिला कमल। बाकी सीटों पर बीजेपी को बढ़त। बड़ी जीत की ओर अग्रसर भाजपा। कांग्रेस को बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में कल आखिरी राउंड की होनी है वोटिंग। चुनाव आयोग की हिंसा फैलाने की कोशिश करने वालों को सख्त चेतावनी। कोई गड़बड़ी हुई तो होगी बड़ी कार्रवाई। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में फोर्स की गई तैनात। उत्तर भारत में कहीं भीषण गर्मी का कहर तो कहीं धूल भरी आंधी का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। और अमेरिकी अधिकारियों का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के ताजा प्रस्ताव से खुश नहीं है ट्रंप। बातचीत शुरू होने से पहले हॉर्मुज की नाकाबंदी हटाने की मांग। और शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के सिक्किम दौरे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गैंगटॉक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम राज्य के 50वें स्थापना दिवस के समापन समारोह में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने राज्य में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में अवसंरचना, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि सहित व्यापक क्षेत्र की तमाम परियोजनाएं शामिल रही। इसका उद्देश्य सिक्किम में समग्र और समेकित विकास में तेजी लाना है। मुख्य परियोजनाओं में नामची जिले के यांगांग में 100 बिस्तरों वाले आयुर्वेद अस्पताल के लिए आधारशिला रखी गई। यांगांग में सिक्किम विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम को अष्टलक्ष्मी बताया। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार पूरी ईमानदारी से सिक्किम की विरासत को गति देने का काम कर रही है। इसलिए केंद्र सरकार एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर काम कर रही है और एक्ट फास्ट का संकल्प ले रही है। मेरे मित्र प्रेम सिंह जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी से सिक्किम की विरासत को संजोने और विकास को गति देने का काम कर रही है। हमारे लिए सिक्किम नॉर्थ ईस्ट केवल देश का एक अहम हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये भारत की अष्टलक्ष्मी है। नॉर्थ ईस्ट ये हिंदुस्तान की अष्टलक्ष्मी है। इसलिए हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर तो काम कर ही रहे हैं, हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए
एक्ट फास्ट का संकल्प भी लिया है और इसलिए एक्ट ईस्ट एक्ट फास्ट। इस मौके पर 1500 से अधिक स्थानीय कलाकारों ने एक मेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम का विषय एकता के 1000 कदम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ तेजी से प्रगति कर रहा है। पिछले वर्षों में देश ने आपके कुशल नेतृत्व में अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा, सामाजिक न्याय, कृषि, विदेश नीति और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हम समस्त सिक्किम वासी ये संकल्प लेते हैं कि विकसित सिक्किम के माध्यम से विकसित भारत 2047 के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान देंगे। वसुधैव
एक भविष्य हमारा, एक भविष्य हमारा। सृष्टि की जननी और समाज की आधारशिला नारी जाति के अधिकारों की रक्षा, समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा देश की संसद में प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम वास्तव में एक ऐतिहासिक, साहसिक और युगांतरकारी कदम है। यद्यपि कुछ नारी विरोधी तत्वों के कारण ये विधेयक तत्काल पारित नहीं हो सका, फिर भी ये स्पष्ट है कि इसने नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत नींव रख दी है। आज सिक्किम की समस्त नारी शक्ति गर्व और कृतज्ञता के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है और ये संकल्प करती है कि नारी सम्मान और अधिकारों के इस महान और पवित्र अभियान में सिक्किम सदैव आपके साथ रहेगा।
1975 में सिक्किम को भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र का 22वां राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। विगत 50 वर्षों के दौरान सिक्किम की जनता ने राष्ट्रीय मुख्य धारा में सक्रिय भागीदारी निभाई है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी की सक्रियता से सिक्किम विकास के पथ पर और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। समस्त सिक्किम वासी दृढ़ विश्वास रखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिक्किम को देश की मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से और सशक्त रूप से जुड़ने का अवसर मिलेगा। नए भारत की नई तस्वीर है सिक्किम। नए भारत की नई तस्वीर है सिक्किम। भारत के साथ कदम से कदम मिलाए सिक्किम। हाँ मिलाए सिक्किम। नए भारत की नई तस्वीर है सिक्किम। नए भारत की नई तस्वीर है सिक्किम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की विशेष अनुभूति बताया। राजनीतिक स्वार्थ के चलते भाषावाद, प्रांतवाद, ऊंच नीच, देश में भेदभाव के लिए लगातार कोशिश हो रही है। आज सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन करा दिए। उन्होंने इस छोटे से कार्यक्रम में पूरा हिंदुस्तान आंखों के सामने खड़ा कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सिक्किम की यात्रा पर है। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के युवा खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेला। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सिक्किम में गैंगटोक की एक प्यारी सुबह अपने युवा दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने का मजा ही कुछ और है। जाहिर है इन युवाओं के साथ फुटबॉल का ये सेशन काफी जोश भरा रहा। ये है आपकी ताकत। आज मुझे क्या सिखाएंगे आप लोग? ऐसा तो नहीं मुझे हरा दोगे?
दो गोल मार चुके हैं आप अब। कमान फिर से एक हैट्रिक हो जाएगा सर। देखिए आप अच्छा कोच बनेगा बाद में। खेलने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करने से बात नहीं बनती, मैचेज होनी चाहिए, तब जाकर के सीखते जुनून पैदा होता है। हमें आने वाले दिनों में इसको पॉपुलर करना है। वो मालूम है ना, भारत ओलंपिक के लिए प्रयास कर रहा है, तो तब तक आप खिलाड़ी पक्के बन जाएंगे। तो आपको अभी से सोचना चाहिए कि हम ऐसे तैयार हो जाएंगे कि हम भी ओलंपिक खेल लें। तो गैंगटॉक में प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के साथ एक अलग और नए अंदाज में दिखाई दिए। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक का ऑर्किडेरियम भारत का सबसे बड़े ऑर्किड अनुभव केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी ऑर्किडेरियम का दौरा किया। ये ऑर्किडेरियम कैसे बना, इसकी क्षमता क्या है, कैसे काम करता है, इसी पर ऑर्किडेरियम के प्रभारी गैरी चैपल भूटिया से बात की हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। भूटिया साहब, जिस तरीके से हमने इसको देखा है, बहुत ही अद्भुत यहाँ के नज़ारे हैं, ख़ासतौर से ऑर्किडेरियम में जो फूलों के। आप बताएं, इसको आपने कैसे इसका कंसेप्ट क्या था, कैसे आपने विस्तार दिया और कैसे डेवलप किया? नमस्कार और दूरदर्शन को सिक्किम में स्वागत है। अभी हम हैं स्वर्ण जयंती मैत्री मंजरी, जो ये प्रोजेक्ट का नाम है। ये भारत के साथ जुड़ा हुआ 50 इयर्स ऑफ गोल्डन ईयर्स सेलिब्रेशन के तहत ये सिक्किम सरकार ने इसको खड़ा किया है, भारत सरकार के शासकीय फंड्स के द्वारा। और ये प्रोजेक्ट अभी आप जो पूछ रहे थे, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अभी हम लोग खड़े हुए हैं ये प्लाजा पे, जिसका नाम है उत्सव प्लाजा। इसके आप देखेंगे तो ये गोल्डन जुबली का एक द्वार है। उसको हमें लगता है कि भारत का शायद सबसे सुंदर अशोक स्तंभ उसके अंदर में हम लोग ने मिला के एक भव्य फोटोग्राफ और कल्चरली सिग्निफिकेंट पॉइंट बनाए हैं, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड वैल्यूज ऑफ सिक्किम एंड द मेनलैंड इंडिया का एक बहुत ही अच्छा नज़रिया आपको देखने को मिलेगा। अगर ऑर्किडेरियम की बात करें तो इसमें एक लाइव एरिया भी है, जहाँ पर लाइव ऑर्किड्स पाए जाते हैं। काफ़ी प्रजातियां हैं वहाँ पे, कितनी प्रजातियां और उसको किस तरीके से आप मेंटेन करते हैं? जी, इसमें सिक्किम में एक्चुअली मोर देन 660 ऑर्किड वैरायटी मिलते हैं। और आज के दिन में आप नीचे अगर जाएंगे तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 800 सैपलिंग्स है, जिसमें से अभी क्योंकि ऑर्किड का कभी फूलने वाला सीज़न विंटर में होता है, कभी कभी ये स्प्रिंग सीजन में होता है, तो अभी लाइव ऑर्किड्स आप देखोगे तो 150 से ज़्यादा उसमें हम लोग ने डिस्प्ले कर पाए हैं। लेकिन ओवर एंड अबव भारतवर्ष में more than 660 orchids are available and they are available in Sikkim। ये हम गर्व के साथ बोल रहे हैं कि भारत का ये सबसे आधुनिक और सबसे बड़ा विश्व स्तरीय एक ऑर्किडियम है, जिसमें आपको ऑर्किड का ज्ञान इन टर्म्स ऑफ द ऑर्किड ओरिएंटेशन गैलरी म्यूजियम है। उसमें बच्चे लोग के लिए डिजिटल फॉर्मेट्स है, जिसमें आप बच्चे लोग को इंटरेक्ट करा सकते हो। ऑर्किड की हिस्ट्री बताया गया है, हिडन केस है, जैसे ऑर्किड भारत से और दूसरे अन्य जगह से कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वापस ले जाते थे। और ये सारा कुछ दिखा के हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं कि फर्स्टली ऑर्किड जैसे एक साधारण प्लांट को जो उसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए, वो हम लोग आगे ला रहे हैं। भारतवर्ष में इतना ज़्यादा यूनिक चीज़ें उसको दिखा रहे हैं। विश्व स्तरीय ऑर्किडेरियम बनाने के बाद वो कह सकते हैं कि सिक्किम इस मामले में लीडर होगा। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए, अभी बाकी खबरें बाकी हैं। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उत्तर प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। आज शाम को प्रधानमंत्री वाराणसी में आयोजित महिला सम्मेलन में भाग लेंगे और लगभग 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे इस अवसर पर सभा को भी संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री 1,050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 48 पूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में वाराणसी आजमगढ़ सड़क का विस्तारीकरण करना है। कजाकपुरा और कादीपुर में महत्वपूर्ण रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन और भगवानपुर में 55 MLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन शामिल है। पीएम लगभग 5,300 करोड़ रुपए की 112 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री विभिन्न सामुदायिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ रेल संपर्क मजबूत करने वाली रेलवे लाइन परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें किफायती और आधुनिक यात्रा विकल्प के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच संपर्क बढ़ाएंगी। और प्रधानमंत्री के वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता डॉक्टर सुवेश शर्मा। सुवेश, सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हालांकि वाराणसी प्रधानमंत्री का पहुंचना हर बार बहुत खास होता है, लेकिन इस बार महिलाओं की नजर से, नारी शक्ति से, एक संवाद के लिहाज से ये और भी अलग है। किस तरह से 2 दिन की व्यस्तताएं रहेंगी प्रधानमंत्री की? जी ऋतु, इस बार का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे में आज आते ही सबसे पहले 5 बजे महिलाओं को न सिर्फ संबोधित करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ जैसा कि आपने बताया लगभग 7 करोड़ से अधिक परियोजनाओं को भी सौगात के रूप में देंगे। और देखिए, इस बार की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो न केवल अर्थव्यवस्था के नाते उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर गति प्रदान करने वाला होगा, बल्कि अगर महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाएं बेहद उत्साहित हैं। इस बार के दौरे को लेकर के बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है, इंतजार कर रही हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और वो उनसे अपनी बात कहेंगी, अपना अनुभव कह सकेंगी, क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं और साथ ही वो हमेशा ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से महिलाएं हमारे देश की 50% आबादी है वो प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं, तो क्यों ना अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में भी अपना योगदान प्रदान करें, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान प्रदान करें। और इस बार का ये जो दौरा है वो विशेष रूप से इसी पर आधारित है। देखिए, 7,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का वो इस बार सौगात के रूप में बनारस को ही न सिर्फ राष्ट्र को समर्पित करेंगे, और उसके साथ ही देखिए इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो स्वास्थ्य के तौर पर, सड़क परियोजनाओं को लेकर के, पर्यटन के तौर पर, रेलवे के तौर पर अधिकांश ये योजनाएं जो हैं इनसे बेहतर जीवन तो लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही पेयजल और जो कनेक्टिविटी की जो सुविधाएं न सिर्फ बनारस के लोगों को बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को जो मिलेगी वो भी बेहद ही अतुलनीय साबित होने वाली हैं। और आज शाम को 5 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को संबोधित करेंगे तो यकीनन महिलाएं भी अपने बारे में जो सोचती हैं, जो उनका कहना है, जब हमने कई महिलाओं से बात की कि यहाँ जो घाट का जीर्णोद्धार किया है और वहाँ पर भी अधिकतर वेंडर ऋतु अगर आप देखेंगी तो वो महिलाएं बैठी हुई हैं, तो उनका कहना है कि उनके जीवन में ये जो परिवर्तन आया है वो रसोई से लेकर के जब उन्होंने बाहर तक का सफर तय किया है तो वो उसका श्रेय यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। तो आज उनका इंतजार वो बेहद उत्साह के साथ कर रही हैं। साथ ही इसके साथ ही कल सुबह जब 8:30 बजे बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये संदेश भी पूरे विश्व में जाता है कि हम आधुनिकता के साथ तो चलते ही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हैं, साथ ही साथ अपनी संस्कृति का भी हाथ थाम कर चलते हैं। और पूरे विश्व में ये संदेश जाता है कि हमारे यहाँ न सिर्फ पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी बराबर का स्थान दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है, उनके लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं धरातल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर के आए हैं। और आज विशेष तौर पर जब वो महिलाओं से बात करेंगे, संवाद करेंगे, तो यकीनन कोई ना कोई बात फिर से महिलाओं को ऐसी लगेगी जिससे उनका स्वाभिमान और उनके आने वाले जीवन में बेहद बदलाव आएगा। सुवेश, आज के महिला सम्मेलन और महिलाओं के साथ, नारी शक्ति के साथ प्रधानमंत्री के संवाद की
चर्चा बहुत हो रही है। अगर इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में हम जाएं, महिलाओं को लेकर और महिलाओं की भागीदारी को लेकर अगर हम बात करें तो हम जानते हैं 33% आरक्षण बिल किस तरह से संसद में उसके जब क्रियान्वयन की बात आई तो विपक्ष का जो पूरा रवैया था उसने उसमें रुकावट दी। लेकिन बड़ी तस्वीर ये है देश में महिलाओं की कि किस तरह से पिछले कुछ सालों में, अगर 2 से 3 दशक की हम बात करें, तो महिलाओं ने अपने आप को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से भी मजबूत किया है। चाहे वो पंचायतों से हम बात करें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हम बात करें, उन्होंने एक पूरा स्वास्थ्य का एक ढांचे को मजबूत किया ग्रामीण स्तर पर, उसमें एक बड़ी भूमिका उनकी है। अगर हम और थोड़ा सा ऊपर आए तो जहां स्वयं सहायता महिलाएं हैं, उन्होंने अपने उस इकोसिस्टम को और मजबूत किया और उसमें सरकार की नीतियों ने उसमें मदद की कि किस तरह से मुद्रा योजना में महिलाओं ने लोन लिया, उन्हें स्वावलंबी बनाया है। और हम देखते हैं कि ड्रोन दीदियां, वो सीधे सीधे एक तरह से एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कहा जा सकता है जो वाराणसी से रहा, ड्रोन दीदियों का रहा, लखपति दीदियों का रहा। तो क्या आज इस पंडाल के भीतर हम देखेंगे किस तरह से ग्रामीण महिलाओं ने अपने उस तरक्की के सफर को निर्णायक एक तरह से एक परिणति तक पहुंचाया है। जी ऋतु, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ महिलाओं में उत्साह इसी वजह से है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए सिर्फ कागज पर नहीं रही है, धरातल पर उतारी गई है। और अगर हम बात करें बचपन से लेकर के, जब से महिला का जन्म नहीं होता है तब से लेकर के हम बात करें, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो या जिस तरीके से आपने कहा खुद को स्वावलंबी बनाने की योजनाएं, लखपति दीदी, आज तमाम वो सभी महिलाएं होंगी उस पंडाल में जो जिनका जीवन परिवर्तित हुआ है, जिनके जीवन में बेहद बड़ा बदलाव आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन्हीं नीतियों से। वो न सिर्फ देखिए, जब एक महिला होती है तो वो अपने परिवार का पालन पोषण करती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। इसीलिए आज अगर हम देखते हैं तो न सिर्फ ड्रोन दीदी के रूप में कई पायलट, अगर हम बात करें तो पायलट की संख्या में भी भारत में सबसे ज्यादा है जो विमेन पायलट हैं। आर्मी में महिलाओं की भर्ती हो रही है, तो तमाम ऐसी सुविधाएं हैं। देखिए, गैस चूल्हा, वो महिलाएं जो घरेलू महिलाएं हैं जो नहीं कर सकती थी, हमेशा किसी ना किसी पर आत्मनिर्भर रहती थी, वो महिला निर्भर रहती थी, वो आज आत्मनिर्भर हो चुकी है, वो अपना काम स्वयं करती हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि कल हमने जिन महिलाओं से बात की, गंगा घाट पर हम गए, वहाँ हमने एक अलग सा परिवर्तन देखा। वो वेंडर, वो बुजुर्ग महिला जो इस उम्र में आकर के, जबकि जो अंतिम क्षण होते हैं अपने, वो आप किसी ना किसी के ऊपर निर्भर होते हैं, तो साफ कहना था कि पूरी उम्र मेरी बीत गई अपने बच्चों पर निर्भर होते हुए। सभी इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और जब इन महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक की पूरी जानकारी के लिए सुरेश। और बात पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को है। इसके लिए तैयारियां अब करीब करीब पूरी हो गई हैं। दूसरे चरण में होने वाले मतदान के मद्देनजर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी कड़ी में आयोग ने 142 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान के विशेष इंतजाम किए हैं। खासतौर पर चिन्हित 7 जिलों में मतदान केंद्रों की कड़ी निगरानी की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने अराजक तत्वों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने विज्ञान के सिद्धांत न्यूटन के तीसरे नियम का हवाला देते हुए 2 टूक कहा है कि यदि कोई गड़बड़ी या एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन यानी पलटवार भी उतना ही कड़ा होगा। हर एक वोटर को चांस मिलना चाहिए, अपने मन मुताबिक हमको राइट मिलना चाहिए, हम जिसको मन चाहे वोट करें। ये हमारा एक स्टैट्यूटरी राइट है, हमको एक्सरसाइज करने का मौका मिलना चाहिए। किसी का कोई राइट नहीं है कि हमारा राइट छीनने के लिए कि हमको वोट नहीं देने देगा या हमारा वोट कोई और दे आएगा। इलेक्शन कमीशन इंश्योर करेगा कि हमको हर एक को अलाउ करना है वोट देने के लिए। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा कि मतदाताओं को डराने धमकाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए हर क्षेत्र में क्विक रिस्पांस टीमें यानी QRT तैनात की गई हैं। प्रशासन की मुस्तैदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 1543 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कुछ पार्षद भी शामिल हैं। आयोग ने मतदाताओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है ताकि वे बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। घटना आएगी, हम लोग अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, बट हम लोग जो है दिन पर दिन सिचुएशन टाइट होती रहेगी, क्योंकि ECI के प्रोटोकॉल एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है जब MCC लागू होता है। फिर आपका जो
विड्रॉल होता है, उसके बाद एक और प्रोटोकॉल होता है। लास्ट जो प्रोटोकॉल होते हैं वो 2 होते हैं 72 आवर्स, और उससे ज़्यादा सख्त होता है 48 आवर्स। हम लोग अभी 72 और 48 आवर्स के बीच में हैं। तो अब जो है हम लोग जो है इसको पूरा एकदम जो प्रोटोकॉल है फॉलो करेंगे। हमारी बातचीत हो गई है पुलिस से, बातचीत हो गई CAPF से, बातचीत हो गई है सब और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से। हम लोग एकदम तत्पर हैं, एकदम रेडी हैं कि हम लोग जो भी चुनौती आएगी उसका पालन करेंगे। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने धमकी और हिंसा के खिलाफ सख्त रूप अपनाया है। आयोग ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे मतदाताओं को डराने धमकाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए चुनाव के दौरान शांति और निष्पक्षता बनाए रखने पर जोर दिया है। पुलिस को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे संवेदनशील बूथों पर कड़ी निगरानी रखें और पेट्रोलिंग को बढ़ाएं ताकि किसी भी प्रकार के उपद्रव को रोका जा सके। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के दौरान हुई हिंसा और हमलों का भी उल्लेख किया है। भाटपाड़ा में एक उम्मीदवार पर हमला हुआ था जिसमें CISF जवान घायल हो गए थे। इसके अलावा कुमारगंज में भी प्रत्याशी पर हमले की घटना सामने आई थी। इन घटनाओं को देखते हुए आयोग ने पुलिस को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने की छूट दी है और साथ ही संदिग्ध उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मतदान केंद्रों के लिए मतदान कर्मी रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें उत्तर 24 परगना के संदेश खाली की हैं। आइए दिखाते हैं इन तस्वीरों को भी, जहां तमाम अपने विधानसभा क्षेत्रों यानी 142 विधानसभा क्षेत्रों जिसपे अगले चरण मतदान अधिकारी उन तमाम इलाकों में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है। सभी अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी पर होने तक संबंधित स्थानों पर रहने की चेतावनी दी गई है। बैरकपुर, हावड़ा, चंद्रनगर, इन तमाम संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की विशेष तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में बारासात, बशीरहाट, बारुईपुर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की विशेष तैनाती की गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई अहम प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने 26 IPS और WBPS अधिकारियों की विशेष तैनाती की है। अलग अलग पुलिस कमिश्नरेट और जिलों में अधिकारियों को भेजा गया। इन सभी अधिकारियों को आज सुबह तक ज्वाइन करने का निर्देश दिया गया था। सभी अधिकारी चुनाव ड्यूटी पूरी होने तक संबंधित स्थानों पर तैनात रहेंगे। अधिकारियों की पोस्टिंग बैरकपुर, हावड़ा, चंदन नगर, बारासात, बशीरहाट, बारुईपुर, रानाघाट, डायमंड हार्बर समेत ये तमाम इलाके संवेदनशील इलाकों में शामिल होते हैं और इन्हीं के साथ कई और अन्य संवेदनशील इलाकों में इन अधिकारियों की तैनाती की गई है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ सौरभ दत्ता जुड़ रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान से पहले अहम प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण जिसमें 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे कल यानी 29 तारीख को, उसके लिए संवेदनशील इलाकों में इन प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है। दूसरे चरण का चुनाव 142 सीटों पर सियासी लिहाज से बेहद अहम है। ये तमाम वो सीटें हैं जो अभी तक 2021 के चुनाव में TMC के खाते में बड़ी संख्या में थी। 130 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने इसमें जीत दर्ज की थी। दूसरे चरण के चुनाव से पहले कई ऐसे इलाके रहे जिन्हें संवेदनशील बताया गया है। उन इलाकों में कुछ छुटपुट झड़पें भी सामने आई। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों के बीच में जिस तरह की झड़प हुई और जो अभी तक की सूचनाएं मिल रही हैं उसके आधार पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है इन तमाम इलाकों में। पोलिंग बूथ से लेकर पोलिंग बूथ तक पहुंचने के रास्ते तक में भी CCTV कैमरों की तैनाती की गई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये 142 सीट बेहद संवेदनशील हैं। पहले चरण में हमने देखा था
कि एक बड़ी संख्या में वोटर टर्नआउट रहा। उसका एक बड़ा कारण ये माना गया कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता थी, लोगों में एक विश्वास था निष्पक्ष चुनाव का। पारदर्शी चुनाव को लेकर जनता घरों से बाहर निकली और वोट किया, और उसी लिहाज से 142 सीटें बेहद अहम होने जा रही हैं। हालांकि ये कोलकाता और उसके आसपास के अर्बन इलाकों का ये 142 सीटों का इलाका है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पिछले अनुभवों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा बढ़ा दी गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच कल मतदान होगा। अभेद सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्यूआरटी टीमें भी तैनात की गई हैं। क्विक रिस्पांस टीमों को तैनात किया गया है। सुरक्षा इंतजामों में अभूतपूर्व स्तर की बढ़ोतरी की गई है। 1543 उपद्रवियों की अभी तक गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें कुछ पार्षद भी शामिल हैं। तो ये तमाम वो परिस्थितियां हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ती की गई है। 26 आईपीएस और डब्ल्यूपीएस अधिकारियों की विशेष तैनाती की गई है। वहीं विभिन्न कमिश्नरेट और जिलों में भी अधिकारियों को तैनात किया गया है। चुनाव ड्यूटी पूरे होने तक संबंधित स्थानों पर ये तमाम अधिकारी तैनात रहेंगे। इस तरह के निर्देश के साथ ये प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है। दूसरे चरण के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में इन अधिकारियों की तैनाती विशेष तौर पर की गई है। संवेदनशील इलाकों में बैरकपुर, हावड़ा, चंदन नगर, यहाँ पर विशेष तैनाती हुई है सुरक्षा बलों की। बारासात, बशीरहाट, बारुईपुर, ये तमाम वो संवेदनशील इलाके हैं 142 सीटों के, जहां पे विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रानाघाट, डायमंड हार्बर समेत कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसडीपीओ, एडिशनल एसपी, डीएसपी स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी गई है। गंभीरता आप इससे भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग ने बहुत साफ कहा है कि अगर किसी तरह की कोई भी असामाजिक तत्वों ने किसी तरह की कोई हरकत की तो उसी अंदाज में उनको उसका जवाब मिलेगा। तो एक तरह से निर्देश, दिशा निर्देश, चेतावनी सब जारी की जा चुकी है। कल के मतदान से पहले 142 सीटों पर वोटिंग होनी है और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो तमाम इंतजाम किए गए हैं, यानी 142 सीटों पर होने वाले चुनाव कितने सियासी गंभीरता के साथ और सुरक्षा से लिहाज से भी कितने गंभीर हैं, इसका अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि एक तरह से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए सीआरपीएफ के डीजी वहाँ मौजूद थे। तो कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से 142 सीटों पर ये चुनाव बेहद अहम होने जा रहा है। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, हालांकि विस्तार से हमने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता है 142 सीटों पर, लेकिन ये भी हम हमसे जानना चाहेंगे 142 सीट बेहद अहम होने जा रहे हैं। कल का चुनाव पर सबकी नजरें हैं। विशेष इंतजाम जो किए गए हैं उसमें अब क्या क्या चीजें हैं जो अंतिम तैयारियों के तौर पर की जा रही हैं कल सुबह से पहले? देखिए, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल है, जो इस 142 जो चरण पे चुनाव होने वाला है उसमें से सबसे हॉट सीट है भवानीपुर। और उसी भवानीपुर का जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं जो होंगे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होंगे, आप देख रहे हैं कि सारी तैयारी जो 267 पोलिंग स्टेशन हैं उनके लिए सारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, पोलिंग ऑफिसर्स हैं, वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना हो रहे हैं। यहाँ पे ईवीएम के लेकर पोलिंग स्टेशन के जो और भी सामान है वो सारे को लेकर, ईवीएम को लेकर, उस सारे को लेकर वो यहाँ से भवानीपुर की ओर रवाना हो रहा है। ऐसा ही छवि पूरे 142 सीटों में हर जीसीआरसी में देखने को मिल रहा है, जहां पे हर एक पोलिंग स्टेशन के जो ऑफिसर्स हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि हमने पूछा था कि यहाँ पे बहुत सारे पोलिंग ऑफिसर्स हैं जो पहली बार यहाँ पे पोल करवाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं जो पहले करवा चुके हैं। उन सबका ये कहना है कि इस बार जिस तरह से सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं, जिस तरह से कंट्रोल रूम पहले चरण में सेटअप करने को देखने को मिला, इससे वो लोग काफी राहत है, निश्चिंत है। उनका कहना है कि वो आतंक मुक्त, भय मुक्त होकर इस बार पोल चुनाव में जो चुनाव है उस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। और साफ तरीके से उनका कहना है कि इस बार वाकई में
एक फेस्टिव मूड में वो लोग निकल रही है। ये बहुत सारे लेडीज निकल रहे हैं, उनके साथ बात करेंगे। दीदी, कैसा फीलिंग सर, पहली बार चुनाव के लिए जा रहे हैं? इतना गर्मी में भी चुनाव हो रहा है तो गर्म चुनाव ही है। और सुरक्षा के बारे में क्या कहना है? थैंक यू। इट्स ऑल गुड। तो आप सुन पा रहे हैं कि इट्स ऑल गुड, एवरीथिंग गुड, सब कुछ गुड। गुड। जिस तरह से इतने सारे चुनाव के लिए बल केंद्रीय बल तैनात किए गए, क्या कहना है इसके बारे में? कुछ नहीं कहना है, काम करना। और ये ममता बनर्जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी खड़े हैं, उसके बारे में जरा पूछेंगे। दीदी, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं चुनाव कराने के लिए, वहां पर ममता बनर्जी खुद कैंडिडेट है और विपक्ष में शुभेंदु अधिकारी, क्या कहना है? सौरभ, हम समझ सकते हैं पोलिंग ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी के लिए तमाम निर्वाचन क्षेत्रों की तरफ रवाना हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि हमने देखा कि किस तरह से टीएमसी नेताओं जो 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये ध्यान में रखते हुए कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसमें कुछ पार्षद भी शामिल हैं। तो बेहद सुरक्षा के कड़े इंतजाम पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिल रही है। नगर निगम हो या नगर पालिका, सभी जगह भाजपा प्रत्याशियों ने परचम लहराया है। नगर निगम की 1044 सीटों में से भाजपा ने 439 पर कब्जा किया है, जबकि कांग्रेस को 34 सीट मिली है। वहीं नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने 1242 सीट अपने नाम की हैं, जबकि यहाँ 52 सीटें अन्य के हाथ लगी हैं। जिला पंचायत और तालुका पंचायत के चुनाव में भी बाजी भारतीय जनता पार्टी के ही हाथ लगी है। जिला पंचायत की 1080 सीटों में से भाजपा ने 136 पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 35 सीट पर अब तक जीत मिली है। बात तालुका पंचायत की करें तो यहां भाजपा ने 700 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को अब तक 132 और अन्य को 5 सीट पर जीत मिली है। प्रदेश में 15 नगर पालिकाओं की 43 सीट पर भाजपा का निर्विरोध कब्जा हुआ है, जबकि नगर पालिकाओं की 385 सीट पर भी प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं। जिला पंचायतों की 52 और तालुका पंचायतों की 252 सीट पर भी प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव की 9263 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना लगातार जारी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विरोधियों पर बड़ी जीत मिलती हुई स्पष्ट नजर आ रही है। और गुजरात से ही ये बड़ी खबर आ रही है। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली है। नगर निकाय चुनाव में 9 नए निगमों में 7 पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। नगर निकाय चुनाव में मोरबी की 52 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। इसमें कई ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध भी जीती हैं। मोरबी में बीजेपी कर सकती है क्लीन स्वीप, यानी कि मोरबी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। वडोदरा में बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी, 4 महानगर पालिकाओं का राज्य जिसमें भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में बढ़त बनाए हुए है। 9 नए निगमों में से 7 पर बीजेपी का कब्जा रहा है। सुमन बरोना हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमन, इन तमाम खबरों के बीच में अपडेट क्या है? मोरबी में तो एक तरह से निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सुमन काउंटिंग सेंटर पे ही नजर आ रही हैं। सुमन, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुमन, आप हमें सुन पा रही हैं? गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। 9 नए निगमों में 7 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। 4 महानगर पालिकाओं में से मेजॉरिटी पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। मोरबी की 52 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। मोरबी में बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। इस पर और अपडेट के लिए सुमन बरोना हमारे साथ जुड़ जाएंगी। सुमन इस समय काउंटिंग सेंटर पे ही हैं। बड़ौदा में भी बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। गांधीनगर से सुमन हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? काउंटिंग सेंटर पे आप हैं। 4 महानगर पालिकाओं में मेजॉरिटी सीट्स पे भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जिस तरह से मोरबी में क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है, अप्रत्याशित नतीजे कहां-कहां से दिख रहे हैं? बिल्कुल, अभी हम लोग
गांधीनगर में बीजेपी के जो हेड ऑफिस है वहाँ पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब तक के इलेक्शन की बात करें तो लगभग 7 महानगर पालिकाओं में बीजेपी ने क्लीन चिट जो है वो हासिल कर ली है। वहीं जो अन्य हम लोग अगर सीट के हिसाब से बात करें तो कॉरपोरेशंस में लगभग बीजेपी में 450 से अधिक सीटें जो बीजेपी को है वो मिल चुकी हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में इस बार 34 सीटें आई हैं। नगरपालिका की बात करें तो 1600 से अधिक सीटें जो है वो बीजेपी को मिल चुकी हैं। और जिला पंचायत की बात करें तो बीजेपी को 150 से अधिक सीटें जो हैं वो मिल चुकी हैं। तालुका पंचायत में 700 से अधिक सीटें बीजेपी को मिली है। वहीं कांग्रेस को 150 से अधिक सीटें मिली है। पीछे जिस तरीके से आप माहौल देख पा रहे हैं कि बीजेपी की जिस तरीके से प्रचंड जीत इस बार के स्थानीय निकाय चुनाव में नजर आ रही है, उसको लेकर कार्यकर्ता बहुत ही एक्साइटेड जो है वो नजर आ रहे हैं। वहीं पिछले इलेक्शन की हम बात करें 2021 की तो 2021 में 7 की 7 महानगर पालिकाओं में बीजेपी की जीत हुई थी। वहीं इस बार 15 महानगर पालिकाओं में चुनाव है जिसमें 9 नई महानगर पालिका जो है उनका समावेश है। उसमें नई महानगर पालिका में मोरबी की बात की जाए, वापी की बात की जाए, सुरेंद्र नगर की, नडियाद की, इन सभी जगहों पर बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। जीत जो है वो एक प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं हम लोग कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की बात करें तो पिछले बार के इलेक्शन में सूरत में आम आदमी पार्टी को कई सीटें मिली थी, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी का सूरत में कोई खाता जो है वो नहीं खुला है। और कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश जो है वो नजर आ रहा है। जी सुमन एक सवाल से केंद्र में, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गुजरात राज्य में पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऐसे में नगर निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए किस लिए अहम थे? और पिछले चुनाव में हमने देखा था कि किस तरह से 17 सीटों के साथ सूरत से नगर निकाय के ही चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी एंट्री की थी गुजरात की पॉलिटिक्स में। तो उनकी क्या हालत है, आम आदमी पार्टी की क्या हालत रही इस चुनाव में? अभी तक इस तरीके से हमने देखा कि सूरत में 17 आपकी आवाज सुननी तो असंभव हो गई है। जिस तरह से ढोल ताशे बज रहे हैं और आप बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, वहां जिस तरह से जश्न मन रहा है, इन तस्वीरों के साथ ही धन्यवाद। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एआई हब की नींव रखी। गूगल इस परियोजना में लगभग 15 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब विशाखापट्टनम में तमाम अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इन परियोजनाओं के तहत भूमि पर 1 गीगावाट की सुविधा स्थापित करने की योजना है। ये केंद्र उन्नत एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण सेवाएं प्रदान करेगा। अदानी कॉनेक्स और एयरटेल एनेक्स्ट्रा इस परियोजना में भागीदार हैं। में राज्य भर में 6.5 गीगावाट का डिजिटल हब विकसित करना है। इस परियोजना से एआई क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, डेटा साइंस क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इससे बड़े उद्योगों के साथ साथ दूसरे भारतीय एआई स्टार्टअप्स को भी लाभ होगा। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश की प्रगति और आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक निर्णायक उपलब्धि बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 5 वर्षों में लगभग $15 बिलियन का ये निवेश राज्य में 5 से 6 हजार प्रत्यक्ष नौकरियां और कुल 20 से 30 हजार नौकरियां पैदा करेगा। Chandrababu Naidu ji, he built the Cyberabad, part of Hyderabad, that cyber tower, which became the journey of our IT services. And today he is building the AI data hub here. I think Vishakhapatnam will be called as AI Patnam. Salute to the vision of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who thought so big that when the entire world is moving towards a totally new cycle of technology, he said we should take the lead in this technology, because in the past we missed out many cycles as a country and as a civilization, but now we should not miss out on any cycle of technology.
और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।